नमस्कार बच्चों, जहराज क्लासेस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जहराज प्रस्तुत हूँ आपके सामने बाजार दर्शन पाठ का दूसरा भाग लेकर। बच्चों, इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार और पिछले भाग में लेखक परिचय के साथ साथ शब्दार्थ को भी मैंने डिस्कस किया था और लेखक द्वारा लिखी गई 2 कहानियों के माध्यम से जो वो बात कहना चाह रहे थे उसको हमने पिछले भाग में देखा था। बाजार दर्शन एक ऐसा टॉपिक लेखक ने लिया है जो हर समय ये एक सवालिया निशान हम सबके दिलो दिमाग पे रखता है और आजकल या हर समय में देखिए तो बाजार दर्शन के माध्यम से लेखक ने जो समाज में चीज़ें फैल रही हैं, जो एक दिखावे की भावना फैल रही है, लोगों के बीच में दूरियां जो पैदा हो रही हैं, वो इस बाजारूपन या इसके जादू से हो रही हैं। लेखक ने इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए 3 कहानियों के माध्यम से हमें जो समस्या पनप रही है दिखावे की समाज में, उन समस्याओं पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है और साथ ही साथ लेखक ने इन समस्याओं का समाधान भी बताया है। तो बच्चों, हम चलते हैं तीसरी कहानी की ओर और तीसरी कहानी में लेखक यहाँ बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी की, जो हैं भगत जी। तो चलिए हम देखते हैं, हम इसको पढ़ते भी हैं और इसको समझते भी हैं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्हें 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल ही क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। तो बच्चों, यहाँ पे ये इतने भाग को पढ़ के यही समझ में आता है कि जो भगत जी हैं, यहाँ पे उनका जो नेचर है, भगत जी का जो एक व्यवहार है लोगों के प्रति, वो दिखाया गया है और कितना संयम है और वो अपने मन पे कितना काबू रख सकते हैं, ये भी कुछ बातों से हमें ज्ञात कराया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भगत जी जो हैं वो चूरन बेचते हैं और उनका रोज़ का यही कार्य है, चूरन बेचना। और ज़माने से, बरसों से, जैसे इसमें बताया है कि बहुत समय से वो ये काम कर रहे हैं और हमेशा उन्होंने उतने ही पैसे का चूरन बेचा है। कितने का? 6 आने पैसे। उससे ज़्यादा का उन्होंने पैसा कभी कमाया ही नहीं चूरन से। और इसी वजह से वो लोगों में जो उनका व्यवहार है वो बहुत लोकप्रिय हुए और लोग अपनी सद्भावना उन्हें प्रकट करने के वास्ते भी शायद उनका चूरन खरीदते थे। इसलिए नहीं कि बहुत सस्ता है इसलिए खरीद रहे हैं, बल्कि उनके व्यवहार पे वो खरीदते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेखक ये बताते हैं कि भगत जी ने कभी भी इसको एक व्यापार की तरीके से नहीं लिया। अमूमन लोग जब देखते हैं कि चीज़ों की बिक्री ज़्यादा होती है तो वो उस पर प्रोफेशनल एकदम हो जाते हैं, उस पर बाज़ार से रिलेटेड, जो मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर वो काम करने लगते हैं और बिल्कुल व्यावसायिक हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ भगत जी ने जो एक रेट से चूरन बेचने का ठाना तो उसी रेट से वो बेचते थे और उतने ही पैसे वो रोज़ कमाते थे उस चूरन से, जो कि थे 6 आने। ठीक है। और ये 6 आने, जहाँ 6 आने में उन्होंने चूरन बेचा, उसके बाद से जो बची हुई पैकेट्स होती थी या बचा हुआ चूरन होता था वो बच्चों को मुफ्त में ही बांट देते थे। और कभी किसी ने उन्हें एक्स्ट्रा पैसे, 25वां पैसा मतलब कि कोई एक्स्ट्रा पैसा कोई नहीं दे सका उनको, क्योंकि उन्होंने कभी उसे लिया ही नहीं।
उन्होंने सिर्फ 6 आने की ही कमाई अपनी हमेशा सीमित रखी। लेखक यहाँ कहते हैं कि अगर चाहते भगत जी तो वो ज़रूर माला माल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो इनका जो चूरन बेचने का जो काम था वो इतना तेज़ी से चल रहा था कि अगर वो किसी को ऑर्डर देते या कुछ उनको थोक में बेचते या इस तरह की चीज़ें वो करते तो शायद आज वो बहुत माला माल होते। लेकिन वो इस चीज़ की तरफ उनका ध्यान नहीं है और उनका मन जो है वो बिल्कुल उनके काबू में है। तो ये था पूरा एक भगत जी के बारे में लेखक का जो एक विचार था, उन्होंने ये सामने रखा। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिए, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? तो देखो बच्चों, यहाँ पे बताते हैं लेखक भगत जी के बारे में कि लेखक जी जो भगत जी हैं वो ज़रूर इनके ऊपर इतना संयम इन्होंने अपने ऊपर रखा है कि उनको देख के और उनके व्यवहार को देख के, उनके तरीकों को देख के ये नहीं लगता कि वो कभी भी बाजार का जादू जो है उनके ऊपर काम करता होगा। और यहाँ लेखक हम सबको ये भी सतर्क करना चाहते हैं, ये भी बताना चाहते हैं कि हम जो पाठक हैं, हम लोग की श्रेणी ज़्यादा ऊंची है। भगत जी हो सकता है कम पढ़े लिखे हों या बिल्कुल अज्ञानी हो, न जानते हों, लेकिन जो इसमें यहाँ पे जो लेखक जो बात कर रहे हैं वो बात ये बताना चाहते हैं लेखक कि उनके अनपढ़ होने के बावजूद भी आज वो हम जो समाज में श्रेष्ठ लेवल पे जो हम सब हैं, या पढ़े लिखे जो लोग हैं जिनको अक्षर ज्ञान है, उनको सब कुछ है, लेकिन आज कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें लेखक जी भगत जी को उनसे ऊंचा मानते हैं। लेखक के नज़रों में भगत जी भले ही नाचीज आदमी हों, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे वो ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो उनके पास जो है वो हमारे पास भी है। नहीं, कुछ ऐसी खूबियां हैं भगत जी के पास कि जो वो अनपढ़ होने के बाद भी उन खूबियों के मालिक हैं, जो हम पढ़े लिखे होने के बाद भी, समझदार होने के बाद भी, विद्वान होने के बाद भी हमारे पास शायद ही हो या कम लोगों के पास होगी। लेखक का कहना है कि बाजार का जो जादू है उन पे कभी जो है कोई किसी तरह का आकर्षण या किसी तरह का वार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो माल है बाजार में बिल्कुल फैला हुआ होता है, लेकिन उसकी तरफ भगत जी का कोई ध्यान नहीं जाता, कोई ध्यान वो केंद्रित हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पैसा जो है उनके आगे भीख जैसे लगता है कि मांग रहा है कि भाई मुझे ले लो, मैं खुले हाथों से तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे ले लो। लेकिन भगत जी के ऊपर ऐसा कोई जादू नहीं चलता। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भगत जी के पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो सामाजिक आदमी होने के साथ साथ वो एक सद्भावना उनके अंदर भरी हुई है, और वो कभी बाजार की तरफ आकर्षित नहीं होते, पैसों की तरफ आकर्षित नहीं होते। इसी वजह से वो चाहते हुए, पैसा चाहते हुए भी उनके पास नहीं पहुँच पाता।
और ये भी चीज़ बताते हैं लेखक कि वो बहुत आराम से बाज़ार से चले आते हैं और वहाँ पे जो बाज़ार का जो दिखावा है, जो व्यंग शक्ति है, वो जो है उनके ऊपर नहीं चलती। व्यंग जो एक होता है, कटाक्ष जो होता है, व्यंग शक्ति होती है कि भाई तुम ये ले लो, इसके पास है तुम्हारे पास नहीं है, जो इस तरह का विचार हमारे दिमाग में आते हैं वो एक तरह का बाज़ार का व्यंग हमारे ऊपर होता है। तो वो व्यंग शक्ति जो है उनके ऊपर नहीं चलती है और वो कुंठित रह जाती है। ठीक है। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए। वह दारुण है, मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देख कर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। तो यहाँ पे जो व्यंग शक्ति की अभी हमने बात की, व्यंग क्या होता है बच्चों, जैसे कोई चीज़ आप देखिए या बच्चे ही आप लोग आपस में कभी भाई बहन हो या घर पे माता पिता से आप शिकायत करते हैं कि उसके पास तो वो चीज़ है, मेरे पास तो नहीं है, उसके माँ बाप तो ये चीज़ दिला रहे हैं, आप लोग मुझे नहीं दिला। तो एक तरह की एक शिकायत की भावना पैदा होती है। दरअसल लेखक के नज़रों में ये शिकायत जो हमारे दिल में पैदा होती है वो एक तरह से बाजार का हमारे ऊपर व्यंग होने लगता है कि देखो तुम जो इस चीज़ से वंचित हो और तुम्हारे जो दोस्त हैं या तुम्हारे जो सहपाठी हैं या जो तुम्हारे पड़ोसी हैं उनके पास ये चीज़ें हैं और तुम्हारे पास नहीं है। तो उसी का एक उदाहरण देते हुए यहाँ पे लेखक बताते हैं कि कभी आप सड़क पे पैदल चल रहे हो, तुम्हारे पास से एक गाड़ी जो है धूल उड़ाती हुई चली गई, तो दिल में ये एक उत्पन्न होता है कि अरे उस बंदे के पास गाड़ी है और वो गाड़ी से जा रहा है और मैं पैदल ही चला जा रहा हूँ। और एकदम ऐसा लगता है, कभी एक अंदर से एक तकलीफ दिल को उठ जाती है कि बताओ हमारे पास गाड़ी नहीं है, बताओ हमारे माँ बाप के पास गाड़ी नहीं है, हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि ऐसे ही माँ बाप हमें मिले हैं कि हमारी चीज़ों को पूरा नहीं करते। दरअसल ये जो है, ये जो सोच मन में आती है वो सोच किसकी वजह से आती है, ये जो बाजार का आकर्षण है ये हमारे ऊपर हावी होता है। जैसे बच्चों पिछले भाग में मैंने बताया था, लेखक ने कहानी के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश की थी कि हमारा मन हमेशा जब खाली होगा, यानी मन में बहुत सारी जो है इच्छाएं हमेशा भरी रहेंगी, तो वो मन खाली का मतलब कि हम बिना कुछ निश्चय किए ही चीज़ों को सोचने लगते हैं, बाजार जाते हैं, तो वो खाली मन जो है हमारे पास होता है जिसकी वजह से हम आकर्षित होते हैं। ठीक है। तो ये खाली मन जो है हमें हमेशा इस तरह के व्यंग हमारे ऊपर आने की इजाज़त देता है और ये व्यंग जो है इतना ज़्यादा हावी होता है कि हम कभी कभार हम अपने सगे को, जो हमारे अपने हैं, उनके प्रति भी हमारे दिलो दिमाग में एक भावना पैदा होती है जो कि बहुत तकलीफ देने वाली भावना होती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। तो यहाँ पे अब भगत जी को लेकर आते हैं, तो वो बताते हैं कि ये जो लोक वैभव है कि का जो व्यंग शक्ति है, यानी जो दिखावे की जो व्यंग शक्ति है, आकर्षण जो करता है और हमको हमारे दिमाग पे जो असर करती है व्यंग शक्ति, ये जो व्यंग शक्ति है ये इस चूरन वाले के ऊपर कोई असर नहीं करती, बल्कि जाके जब वो टकराती है तो खुद में ही वो चूर चूर हो जाती है और चूर चूर होने से ज़्यादा वो शर्मिंदा होती है, पानी पानी होती है। क्यों? क्योंकि उस व्यंग का इस मनुष्य के ऊपर कोई असर नहीं होता, जो कि है भगत जी। तो यहाँ पे लेखक ये भी बताते हैं कि ऐसी क्या बात है कि ये व्यंग जो है उनके ऊपर जो है विजय नहीं पा सकता, क्यों इसके ऊपर हावी नहीं हो सकता है इनके ऊपर, बल्कि वो जाता है तो वहाँ पे पिघल जाता है, बिल्कुल
लूज पड़ जाता है, ऐसा क्या है? तो लेखक का मानना है कि वो कोई एक बल है, जो एक शक्ति, दूसरी शक्ति एक बल है। बल का मतलब यहाँ पे बच्चों बताया कि बाजार में वस्तु खरीदने के निश्चय को जो हम निर्णय लेते हैं कि नहीं खरीदना ही है मुझे, या मुझे बस यही खरीदना है, इसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं खरीदनी, तो वो जो बल है वो उस बल के बारे में यहाँ पे लेखक बताते हैं कि भगत जी में वो बल जो था वो बहुत सक्रिय था। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये बल जो है ये एक ऐसी जाति, ऐसी श्रेणी के लोग में होता है, आम लोगों में ये आकर्षण के कारण बेकार होता है। आम लोगों में ये जल्दी ये बल जो है वो नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आकर्षण हावी होता है। तो ये भगत जी के पास इस तरह का बल था, और उस बल को नाम जो दो पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। अभी बताया मैंने कि जरूर ये बल जो है कुछ ही श्रेणी के लोगों के ऊपर होता है, और बाकी जो लोग हैं, जो आम इंसान हैं, आम व्यक्ति हैं, उनके ऊपर ये बल जो है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उनके लिए ये तल की जो है उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है, इस बल का वो कोई असर नहीं करता आम आदमी के ऊपर। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता ही नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। लेखक कहते हैं कि कुछ ऊंची जाति के लोग, यानी जाति बच्चे यहाँ वो जाति नहीं, ऊंची जाति का मतलब कि एक ऐसे सोच वाले लोगों को उन्होंने ऊंचे एक स्तर पे रखा है। तो ऐसे सोच वाले लोग जिनके ऊपर की ये बाजारू आकर्षण कोई असर नहीं करता, व्यंग का शक्ति जो है, व्यंग की शक्ति कोई असर नहीं करती, ये लोग एक अलग श्रेणी के लोग होते हैं। तो लेखक के अनुसार कुछ लोग उनको स्पिरिचुअल कहने लगते हैं, कुछ लोग उनको आत्मिक कहते हैं, कुछ लोग धार्मिक कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर किसी तरह का आकर्षण असर नहीं करता, कुछ नैतिक कहते हैं। और लेखक कहते हैं कि शब्दों में बहुत छोटा सा अंतर है, सारे शब्द जो हैं स्पिरिचुअल, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक, तो लेखक कहते हैं कि बहुत अंतर जो है बहुत कम है, लेकिन इन अंतर को वो समझा नहीं सकते। मुझे शब्दों से सरोकार नहीं है, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। तो यहाँ पे लेखक ये बता रहे हैं कि जो ये बल है ये कुछ ही लोगों में दिखता है, जो कि उन बाजारू चीज़ों पे या व्यंग की शक्ति पे हावी होता है, जिसमें से भगत जी भी हैं। तो लेखक कहते हैं कि लोग उसको इस एटीट्यूड को या इस नेचर को या इस तरह के लोगों को लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आत्मिक हैं, कुछ लोग कहते हैं धार्मिक यानी रिलीजियस हैं। तो इस तरह से इन लोगों को एक अलग अलग नाम दिया है, शब्द दिए हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि इन शब्दों का अंतर जो है, बीच का जो अंतर है बहुत छोटा है, माइन्यूट है, लेकिन लेखक उसके डिटेल में नहीं जानना चाहते। लेखक बस ये जानते हैं कि जहाँ पे किसी चीज़ की तृष्णा हो, यानी कि चाहत हो, वो तृष्णा को या फिर किसी भी चीज़ को बटोर के या जमा करके अपने पास रखने वाली जो एक कंपटीशन है, वो वहाँ पे इस तरह का बल जो है वो काम नहीं करता, या इस तरह का बल हावी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मन के अंदर, दिल के अंदर जो है एक तृष्णा भरी हुई है, एक लालच भरी हुई है, बटोर रखने की, जमा करके रखने की एक स्पर्धा है, जिसको कहते हैं कंपटीशन है। तो ये बल जो है ना, ये बल ऐसे लोगों के पास नहीं होता। तो उसी बल को, मतलब ये कहते हैं लेखक कि अगर ये बल को हम सच्चा मान लें, सच्चा बल मान लें, तो यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे तृष्णा होती है, यहाँ जहाँ वैभव यानी दिखावे की जो एक आकर्षण करने की जो एक चाह होती है, तो ऐसे व्यक्ति में लेखक केवल एक निर्बलता का ही एक वो देखते हैं, स्वरूप देखते हैं। जो व्यक्ति निर्बल होगा, मन से कमज़ोर होगा,
या अपने मन को अपने ऊपर हावी करने वाला होगा तो वो व्यक्ति जो है वो निर्बल है, उसके पास इस तरह का कोई बल नहीं है और वो उसकी निर्बलता ही दिखाता है। और निर्बल ही धन, और जो निर्बल होते हैं, जो मन से वीक होते हैं, जो जिनको काबू नहीं होता, वैसे निर्बल लोग ही किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, चाहे वो धन की तरफ झुक जाता है या फिर कोई और भी तरह की वस्तुओं के तरफ वो आकर्षित होता है। ठीक है। और ऐसे ही मनुष्य के ऊपर ये बाजार का जो ये एक आकर्षण है, जादू है, या धन की जो लालच है, वो जो है वो उनके अंदर जड़ कर जाती है और वो विजय हो जाती है ऐसे मनुष्य के ऊपर। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं हुई थीं और न उस समय वो बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राम में बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थीं, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा था। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चलते जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहां दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हटपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक दिन की बात बता रहे हैं लेखक की। उन्होंने बाजार चौक में किसको देखा? भगत जी को देखा। वो चले जा रहे हैं, सबने, लेखक ने भी उनको जय जय राम किया और उन्होंने भी उनका अभिवादन किया। और ऐसा लग रहा था कि वो, ऐसा नहीं कि वो आंखें बंद करके बस जहाँ जाना है वहाँ की तरफ वो चले जा रहे हैं। वो बिल्कुल अलर्ट होके वो बाजार की राहों में, गलियों, जो बाजार की दुकानें, उनको छानते हुए उनकी आंखें जा रही थी, लेकिन उनके चेहरे पे किसी तरह का इस तरह का भाव नहीं था, शिकायत का भाव नहीं था, कोसने का भाव नहीं था, बल्कि वो बहुत प्रसन्नचित और बहुत, जिसको कहते हैं, सेटिस्फाइड भाव से वो चल रहे थे। और उन्होंने ये भी देखा कि भगत जी से सारे लोग मिल रहे थे। जो बालक थे, बच्चे थे, वो ज़्यादा खुश होकर उनको अभिवादन कर रहे थे और वो उनका सबका अभिवादन कर रहे थे। और सारे लोग ये चाह रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनका परिचय भगत जी से है। तो यहाँ पे ये बात लेखक बताना चाहते हैं कि भगत जी लोगों में अपने सद्भाव की वजह से कितने प्रचलित थे। उनका जो व्यवहार था वो लोगों में कितना अच्छा था और किस तरह से वो एक सामाजिक आदमी थे और लोग उनको पसंद करते थे। तो यहाँ पे लेखक ये भी बता देंगे, बाजार में चल रहे थे, हम जैसे लोग या आम इंसान जो है, जो आकर्षित हो सकता था बाजार की तरफ, वो हमेशा बेचैन रहता। उसके चेहरे पे हमेशा एक भाव रहता कि मुझे ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, या वो परेशान हाल होता। क्यों? क्योंकि उसके मन जो है वो उसका खाली है, उसका खाली मन से वो बाजार गया है, कोई चीज़ सोच के नहीं गया है कि ये चीज़ें ही हमें लेनी है, स्पष्ट रूप से वो तैयार होके नहीं गया है। तो उसमें भगत जी के जो व्यवहार में उन्हें इस तरह की कोई परेशानी नहीं दिखी और ना ही उन्हें ऐसा लगा कि वो किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर केवल प्रसन्नता थी, विद्रोह नहीं था या किसी तरह की तृष्णा नहीं थी, बल्कि उनके अंदर केवल प्रसन्नता भरी हुई थी, यानी कि भीतर मन जो था वो खाली नहीं था। और ये भी बताने की बात है कि भगत जी जो हैं वो केवल एक मन बना के जाते हैं बाजार में कि उन्हें जो चीज़ खरीदनी है, यानी क्या चीज़ वो खरीदने जाते हैं बाजार में? केवल जीरा और काला नमक। तो उनका खाली ध्यान उस तरफ केंद्रित होता है कि उन्हें जो खरीदना है वो मन में बना के आए हैं और वो केवल एक पंसारी की दुकान पे रुकते हैं और वहाँ पे वो जो अपनी चाहत की चीज़ है, आवश्यकता की चीज़ है, वो उसको खरीद लेते हैं। तो सारी चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है।
तो ज़ीरा उनकी ज़रूरत है, इसीलिए वो चौक बाज़ार उनके लिए उतना ही आकर्षक है कि भाई मेरी ज़रूरत ज़ीरा है, जहाँ ज़ीरा मिलेगा मैं वहाँ से ज़ीरा लेके आऊँगा, बाकी सारी चीज़ें उनके लिए कोई उपयोग की नहीं है और बाज़ार उसके बाद से उनके लिए उपयोगी नहीं है। ज़रूरत भर ज़ीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है ज़ीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को ज़ीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। तो क्या होता है कि इनको मालूम है मुझे क्या चाहिए, मुझे ज़ीरा चाहिए, मुझे नमक चाहिए। जिस दुकान पे ज़ीरा नमक मिल जाता है उसके बाद बाज़ार इनके लिए यूज़लेस हो जाता है। आवश्यकताओं की इनको जो आवश्यकता है वो मिल जाती है, उसके बाद न बगल की जो आकर्षण है, चमक चांदनी है, जो चमक धमक है, जो दिखावा है, जो आकर्षण है, वो इस सब बेकार होता है। उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो दाएं बाएं की चांदनी हो, वो बल्कि चांदनी या जो पूरा जो दिखावा है, जो छल है, वो भूखा का भूखा ही रह जाता है। और भगत जी को सिर्फ ज़ीरा चाहिए होता है तो वो केवल ज़ीरा ही लेने पंसारी की दुकान पे जाते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वो बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक ही हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और यहाँ बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है। वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शस्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि लेखक बताते हैं कि जैसे वो बाजार में जो बाजार की जो सार्थकता एक है कि वो मनुष्य देता है जो जानता है कि उसे क्या चाहिए, और जो ये नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए वो अपने परचेजिंग पावर के गर्व में ही अपने पैसे को लुटा आते हैं बाजार में। ठीक है, तो ये क्या है, ये केवल एक विनाशक शक्ति है और इस शक्ति को लेखक ने शैतानी शक्ति भी कहा है, क्योंकि जब आपको मालूम ही नहीं कि आपको क्या खरीदना है, फिर भी आप बाजार में निकल गए, आपकी जेब भरी हुई है, आपका मन खाली है, तो सारी चीज़ें आकर्षित करेंगी और आपके पैसे अनायास ही खर्च होंगे। जो चीज़ों की आवश्यकता नहीं है वो चीज़ भी आप लेकर आएंगे, भले ही बाद में आपको पछतावा हो, लेकिन वहाँ पे आपको अपनी परचेजिंग पावर आपके ऊपर हावी होती है। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि वो केवल एक विनाश की शक्ति है या शैतानी शक्ति होती है, और उसके साथ साथ क्या उभरती है, व्यंग की शक्ति। और क्या होता है, जो मनुष्य ऐसी चीज़ों के शिकार होते हैं वो बाजार को सार्थक नहीं बना सकते और ना ही बाजार से उसका लाभ उठा सकते हैं। और उसी क्रम में आप देखेंगे तो बाजार भी सच्चा लाभ नहीं देती। बच्चों, बाजार मार्केट प्लेस क्या होती है, हमारी जितनी ज़रूरतें होती हैं, चाहे कोई भी ज़रूरत हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, हम कहाँ जाते हैं, हम बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर आते हैं। तो बाजार का उद्देश्य, एक मार्केट प्लेस का मेन उद्देश्य है कि जो कमोडिटीज़ उसके कंज्यूमर्स को चाहिए वो समय पे उसको प्रोवाइड कर सके, उसको दे सके।
लेकिन वहाँ पे क्या होता है, भ्रम फैला होता है। वहाँ पे ये चीज़ जो आप लेने जा रहे हैं नहीं मिल रही, तो उसके बदले में वो इतना आकर्षित कर देती है दूसरी चीज़ की आप उसको ले ही लेते हो। वहाँ पे अपना परचेजिंग पावर के साथ साथ आप अपने खाली मन का भी शिकार हो जाते हो। तो ऐसे लोग जो केवल शैतानी शक्ति या विनाश की शक्ति, व्यंग की शक्ति के जिन पे हावी होती है, परचेजिंग पावर का जिनको गर्व होता है, वो लोग क्या करते हैं, बाजार की सार्थकता को नहीं बढ़ाते। वो लोग क्या करते हैं, बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं। ठीक है, बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं। और इसका मतलब है कि कपट होना, बाजारूपन यानी अपने दिखावे को बेचना। और दूसरा जो है अपने घमंड में कि मेरे पास पैसा है, वो उस आकर्षण को खरीद लेता है। तो ये क्या है, एक दूसरे से कपट, मतलब एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान, यानी दूसरे के नुकसान में कोई अपना फायदा देख रहा है। तो इस तरह का जो एक ग्राहक और बेचक का व्यवहार जो हो रहा है, उस बीच में इंसानियत का जो एक जो रिश्ता है वो खत्म हो जाता है। लोग जो हैं शोषित होने लगते हैं, कपट आगे हो जाता है यहाँ पे। और जो लोग निष्कपट है, जिनमें कोई कपट नहीं है, छल नहीं है, वो बेचारे छले जाते हैं। तो ऐसा बाजार जो है ना, वो एक तरह से बहुत विडंबना है लेखक की नज़रों में। और वो कहते हैं कि ऐसे बाजार को जो पोषण देता है या जो शास्त्र बना हुआ है, उसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र। लेकिन इस तरह का जहाँ आदान प्रदान होता है, जहाँ पे आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होके शोषण होने लगता है, कपट होता है, मानवीयता खत्म हो जाती है, पड़ोसी के लिए कोई इज्जत नहीं रहती, देख दिखावे की बात होती है, इंसान इंसान के बीच में ईर्ष्या होने लगती है। तो ऐसे शास्त्र को, अर्थशास्त्र को, लेखक कहते हैं कि ये एक मायावी शास्त्र है और अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि इसको अनीति शास्त्र कहना चाहिए। तो बच्चों, ये बहुत अच्छा एक निबंध के फॉर्म में लेखक ने हमारे सामने बहुत सारी सच्चाइयों का सामना कराया हमसे। और ये चीज़ें जो है हमें भी अपने दिमाग में रख के जानी चाहिए। और आज के समय में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम केवल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही अपने पैसों को खर्च करें, ना कि केवल दिखावे के चक्कर में हम अनचाही चीज़ों को भी घर पर लेकर आए, जो कि बाद में किसी और की ज़रूरत हो सकती थी, लेकिन हमारे लिए एक व्यर्थ चीज़ है। तो बच्चों, यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। और यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो कि आपके पुस्तिका में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी की बुक से ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का है कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो मनुष्य के सबसे पहले तो जब जादू चढ़ता है तो मनुष्य जो है आकर्षक वस्तुओं के एक जादू में और जाल में फंसने लगता है, फंस जाता है। और फंस कर वो क्या करता है, ऐसी वस्तुओं को खरीद लेता है जिसकी उसकी जीवन में कोई आवश्यकता नहीं होती। और बाजार की साज सज्जा चकाचौंध में फंसकर कुछ वस्तुओं के खरीदने के बाद तब लोगों को एहसास होने लगता है कि ये वस्तुएं जो उन्होंने खरीदी हैं वो उनके लिए बेकार है और परेशानी का कारण बन जाती है। तो ये होता है असर। दूसरा प्रश्न है कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो कौन सा सशक्त पहलू है बच्चों, बाजार में भगत जी के व्यक्ति को पहलू उभर कर सामने आता है। जो पहलू वह उनके अपने मन का एक मतलब एक जो मेन जो उनकी एक व्यक्तित्व का एक हिस्सा जो है वो है मन पे काबू होना और या पूरी तरह से नियंत्रण होना मन पे। ये एक पहला उनका जो दिखता है व्यक्तित्व के अंदर जो पहला चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि बाजार की चांदनी या बाजार की चकाचौंध से वो आकर्षित नहीं होते। उन्हें ये पूरी तरह से वो निश्चित करके जाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या खरीदना है। और अगर उन्हें ज़ीरा नमक या काला नमक ही खरीदना होता है तो वो सीधे कहाँ जाते हैं, वो सीधे पंसारी की दुकान पे जाते हैं, ना कि वो किसी और दुकान पे टहलते हुए जाते हैं। और सिर्फ जो चीज़ की आवश्यकता है भगत जी उन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं और बाजारू चीज़ों से वो भ्रमित नहीं होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है बिल्कुल समाज में शांति स्थापित करने के साथ साथ वो
बाज़ार को भी सार्थकता प्रदान करते हैं। सामाजिक व्यक्ति हैं और बाज़ार जाते हैं तो कई जितने लोग मिलते हैं उनको उनके आदर से उनका अभिवादन करते हैं। और एक और उनका पहलू दिखता है व्यक्तित्व का कि किस तरह से वो पैसे को वरीयता नहीं देते। चूरन बेचते समय जितना चूरन बिकता है 6 आने तक उतना बेचते हैं, बाकी वो बच्चों में मुफ्त देते हैं। तो इस तरह से उनका जो आचरण है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो समाज में शांति स्थापित करने में बहुत मददगार हो सकता है। तीसरा है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। तो बाजार में दिखने वाली हर चीज़ जो आकर्षित करती है, अनायास आकर्षित करती है, उसे जो दिखावा है उसको कहते हैं बाजारूपन। और ये वही चीज़ें होती हैं जो किसी के जीवन में आवश्यक नहीं होती, बेकार होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं और वो बिल्कुल चीख चीख के अपनी तरफ बुलाती हैं। और इसी तरह से बेकार सी चीज़ों को आकर्षक बनाकर जो लोग बेचते हैं या उस चीज़ों को लोगों को दिखा के उनका शोषण करते हैं उसको बाजारूपन कहते हैं। और इस तरह से कई सारी दुकानें होती, कई सारे विक्रेता होते हैं जो अपनी दुकानों में चमक दमक नहीं रखते और अनावश्यक चीज़ें नहीं बेचते हैं। और ऐसे ग्राहक भी होते हैं भगत जी जैसे जो निश्चित करके जाते हैं कि हाँ उनकी आवश्यकता की जो चीज़ है वो केवल वही खरीदेंगे। तो ऐसे लोग ही ऐसे व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं या बाजार ऐसे ही व्यक्तियों से सार्थक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति बाजारूपन से प्रभावित नहीं होता वो व्यक्ति एक साफ सीधे शब्दों में ऐसे ही व्यक्ति बाजार को सार्थक बनाते हैं। बाजार किसका लिंग जाति धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, किसी का भी, हाँ, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर सकता है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो जो जीवन आजकल लोग जी रहे हैं तो सभी तरह के क्षेत्रों में हर तरह के लोग हैं और एक प्रकार का सब में भेद दिखता ही है। हर तरह का एक अंतर होता है, सामाजिक समाज में रहने का अंतर, रहन सहन का अंतर, घर परिवार का अंतर, ये सारे चीज़ें देखती हैं। लेकिन बाज़ार जो है वो इन चीज़ों को नहीं देखता। बाज़ार केवल क्या देखता है कि मेरे ग्राहक के पास पैसा है कि नहीं। बाज़ार किसी का न तो लिंग जाति धर्म या किस जगह से आया है, किस मज़हब को वो किस मज़हब का है, किस धर्म का है, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता, उसमें कोई इस तरह का भेदभाव नहीं देखता। लेकिन बाज़ार जो है वो क्या करता है कि वो इस तरह की चीज़ें देखता है कि वो केवल उसको एक ग्राहक के रूप में ही देखता है, एक व्यक्ति को, और वो उस व्यक्ति का संबंध जो बाज़ार का होता है वो केवल उसकी पैसे की शक्ति में से होता है। अगर वो आप पैसा लेके आया है, उसको ख़रीदना है, तो वो बिल्कुल एक बहुत अच्छा संबंध बनाता है और अपनी चीज़ों को वो बेचता है। तो यहाँ पे बाज़ार को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है, क्या सामाजिक समानता है या कुछ नहीं। बस वो ये देखता है कि वो ख़रीदार अच्छा है कि नहीं या उस चीज़ को ख़रीदने की उसमें क्षमता है कि नहीं। और ये एक बहुत बहुत जो है घातक शक्ति है जो बाज़ार में जो और ये शक्ति जो है क्या करती है, व्यक्ति के ऊपर, उसके पैसे के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करती है और वहाँ पे वो उस व्यक्ति को बर्बाद भी कर देती है। तो बच्चों ये 4 प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे दिया है। बाकी 2 प्रश्न जो हैं वो आप बिल्कुल लिखिए कि आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पे दीजिए आप कि जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ, जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और पैसा वहाँ पे पैसे ही की एक शक्ति काम आई, हाँ। और दूसरा वो एग्जाम्पल दीजिए जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, जहाँ पैसा होते हुए भी उसकी शक्ति जो है वो काम नहीं आई। तो यहाँ पे बिल्कुल इसको सोच के दीजिए। अब हम आजकल एक छोटा सा बता दूं कि देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें समाज में ऐसी होती हैं कि पैसे से चीज़ें काम हो जाता है। आप देख लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के दम पे बहुत सारी
गतिविधियों को अंजाम दे देते हैं जो कि समाज के लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो अपराध हो चाहे किसी और तरह की चीज़ हो। तो अपराधी जो है कई बार निर्दोष साबित हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें जो हैं पैसे के दम पे ली जा सकती हैं, जो कि एक नाजायज़ तरीका है। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दिखता है, मैं कैसे बता रही हूँ, आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यहाँ पे पैसा जो है एक शक्ति के रूप में कैसे उभर के आता है। और एक दूसरा उदाहरण क्या आपको देना है कि कैसे पैसा होते हुए भी पैसा जो है वो शक्ति पैसे की काम नहीं आती है। तो कई बार होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन क्या होता है अगर किसी तरह का उन्हें रोग लग जाता है तो वो भले ही पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जो वो रोग होता है घातक होता है, तो उस रोग में वो अपनी जान गंवा देते, पैसा होते हुए भी वो अपनी जान को खरीद नहीं सकते। तो ये मेरे हिसाब से कुछ उदाहरण हैं, आप खुद भी अपने दिलो दिमाग से सोच के इसको लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे ये पार्ट पूरा होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बजा दीजिएगा इसको, ताकि जो नया चैप्टर अपलोड होगा वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। जहराज क्लासेस हिंदी को तो लाइक करिएगा ही, साथ में जहराज क्लासेस को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये मेरा साइंस में बायो और इंग्लिश के लिए है ये चैनल, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।